तरीके से आप एक इंजीनियर बने, बीएसपी में आए, नौकरी किए? मैं रायपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से ऑनर्स के में बी की डिग्री प्राप्त किया और उसी साल रिजल्ट निकलने के पहले ही मेरी नौकरी भिलाई स्टील प्लांट में लग गई। ड्रीम क्या रहा है आपका? आपका सपना क्या रहा है कि जब भिलाई आप आए, नौकरी कर रहे थे, तो एक सपना आपने देखा होगा कि मेरे को ये चीज़ें करनी है, आगे चल के भिलाई में ये करना है? मेरा ये सपना है कि मैं जो भी कुछ करूँ वो नंबर 1 का ही हो। अच्छा। मैं नंबर 2 पर ठहरना नहीं चाहता। मैं बताऊंगा तो आपको बड़ा अफसोस लगेगा जी कि मेरे पास कोई वो नहीं है, अकाउंट ही नहीं। अरे मैं कोई भी ये नहीं रखता हूँ पर्स कि जो ये गुरु सुखवंत जी जो जी कैबिनेट मंत्री हैं, जो कैबिनेट मंत्री हुए हैं, हाँ हाँ, वो हमारे शंकराचार्य से ही पढ़ के गए हुए हैं। The Business Leader with संदीप बखिल। नमस्कार, मैं हूं संदीप अखिल, आप देख रहे हैं द बिजनेस लीडर। आज बिजनेस लीडर में हमारे साथ हैं आईपी मिश्रा जी, चेयरमैन हैं श्री शंकराचार्य ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भिलाई, साथ ही चांसलर भी हैं श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद और आपका हमें बातों की शुरुआत के पहले शंकराचार्य ग्रुप का ये हम रिपोर्ट देखेंगे, जिसमें जानेंगे कि किस तरीके से इस ग्रुप ने उत्तरोत्तर प्रगति की है। आईपी मिश्रा केवल एक कुशल अभियंता ही नहीं बल्कि दूरदर्शी समाजसेवी और संस्थान निर्माता भी हैं। आईपी मिश्रा ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर भिलाई स्टील प्लांट में अपना कैरियर आरंभ किया था, जिसमें लगभग 3 दशकों की अपनी सेवा में उन्होंने न सिर्फ तकनीकी उत्कृष्टता दिखाई बल्कि नेतृत्व के बल पर इस्पात उद्योग को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनकी दूरदृष्टि शिक्षा जगत में प्रकट हुई। भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और श्री गंगाजली एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से लेकर शंकराचार्य समूह के संस्थानों तक उन्होंने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को समाज का आधार बनाने का संकल्प लिया। आज उनके प्रयासों से हजारों विद्यार्थी जीवन की नई दिशा पा रहे हैं। उनका व्यक्तित्व आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का प्रकाश पुंज है। आइए मिलते हैं आईपी मिश्रा से, जिनका जीवन इस विश्वास का प्रतीक है कि उद्योग प्रगति गढ़ते हैं, शिक्षा भविष्य बनाती है और सौहार्द मानवता को संवारता है। द बिजनेस लीडर में आपका स्वागत है सर। आपसे बड़ी प्रेरणा मिलती है कि उम्र के इस पड़ाव पर 83 वर्ष के आप हो गए हैं और इस बसंत में भी आप जो है पूरी ऊर्जा के साथ काम करते हैं। ये ऊर्जा आपको कहाँ से मिलती है? ये तो मैं ईश्वरी कृपा मानता हूँ। और किस तरीके से आप एक इंजीनियर बने, बीएसपी में आए, नौकरी किए और बीआईटी जैसे इंस्टीट्यूट से आप जुड़े, जो कि जिसका नाम जो है पूरे देश में बहुत बड़ा रहा है, तो उस अपनी शुरुआत की जर्नी के बारे में आप उनको बताएं। देखिए, मैं एक बहुत ही साधारण परिवार से आता हूँ और मेरी शुरुआती जो शिक्षा दीक्षा है वो रीवा में हुई और उसके पश्चात मैं रायपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से ऑनर्स के में बी की डिग्री प्राप्त किया और उसी साल रिजल्ट निकलने के पहले ही मेरी नौकरी भिलाई स्टील प्लांट में लग गई जी। तो लगातार मैं निरंतर वहाँ पर भिलाई स्टील प्लांट में काम करता रहा और कई पदों से करीब 10 पदों तक हमारी पदोन्नत होती गई और अंतोगत्वा मैं 90 के दशक में जनरल मैनेजर के पद पर आसीन हुआ जी, जीएम प्रोजेक्ट के रूप में। ओके। और मुझे वहाँ बहुत काम करने का मौका मिला। बहुत सारे अवार्ड भी मिले, जो वहाँ का हाईएस्ट अवार्ड होता है पंडित जवाहरलाल नेहरू अवार्ड, वो भी अवार्ड से मुझे नवाजा गया जी। और मैं उस दरमियान 4 मिलियन टन ब्लास्ट फर्नेस नंबर 7, नंबर 8 और कोको वन सिंटिंग प्लांट थी, बहुत सारे प्लांटों में काम किया जी और बहुत सारे प्रोजेक्टों को क्रियान्वित किया। तत्पश्चात हम 2002 में रिटायर हुए जी, लेकिन उसके पहले ही हम 86 में यहाँ के फिलांथ्रोपिस्ट और भिलाई स्टील प्लांट के मैनेजिंग डायरेक्टर और कई प्रशासनिक अधिकारियों से
बीआईटी में भी मुझे काम करने का बड़ा अवसर प्राप्त हुआ और वो संस्था बहुत आगे बढ़ी और उसका नाम है जी। और मुझे 1994 में अनंत श्री विभूषित जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज जो द्वारिका पीठाधीश्वर थे जी, उनकी कृपा से और उनकी प्रेरणा से हमने शंकराचार्य के नाम पर एक स्कूल खोला 37 स्टूडेंट के साथ। अच्छा, कहाँ पे खोला आपने? सेक्टर 6 में। सेक्टर 6 में जी। और उसके पश्चात 1995 में हम शंकराचार्य महाविद्यालय खोले और तत्पश्चात 1999 में 180 स्टूडेंट के साथ 3 सब्जेक्ट में इंजीनियरिंग कॉलेज खोला, शंकराचार्य इंजीनियरिंग कॉलेज। तब से हम लगातार बढ़ते गए और अंतोगत्ता 5 इंजीनियरिंग कॉलेज और 4 फार्मेसी कॉलेज, 3 नर्सिंग कॉलेज और 2 मेडिकल कॉलेज और एक प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी आज की तारीख में हमारे पास है, विद्यमान है जी। और हम तकरीबन 24,000 बच्चे को पढ़ाते हैं। जो मेरा शुरू का उद्देश्य था वो यही था कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं अकमाई। वाह। मेरा लोगो भी है ज्ञानादेव तू कैवल्यम जी। मनुष्य के जीवन में एक ही लक्ष्य होता है कि उसको मोक्ष प्राप्त हो जाए जी। तमे विदित्वा तिमित्त में नान्या पंथा विद्यते अन्याय। जीव जब ईश्वर को प्राप्त होता है, ईश्वर जब बड़ी कृपा करता है, तब कभी मानव देह प्राप्त होता है कि कबहु ककर करुणा नर देही अदेत बिनु हेतु सनेही। अकारण मनुष्य को प्राप्त होता है। तो ये जरूरी नहीं कि आदमी कितने दिन जिए, उसका हिसाब नहीं। हिसाब इस बात का है कि बाकी काम तो हर जीव कर लेता है, पशु भी करता है, लेकिन आप ऐसा काम करें जिस काम को उल्लेखित हो। बिल्कुल। जैसे आपने देखा होगा कछुआ जो है जब समुद्र के ऊपर चलता है तो अपना निशान छोड़ जाता है। तो इसीलिए आदमी को, मनुष्य को ऐसे कार्य करना चाहिए कि वो निशान अपना छोड़ के जाए। तो हमारे मन में एक प्रेरणा आई कि शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ बड़ी आवश्यकता है। बिल्कुल। और इसको आगे बढ़ाया जाए। कई लोग हमारे पास आते थे, क्योंकि भिलाई स्टील प्लांट में मुझे ट्रबल शूटर के नाम पर जानते थे। अच्छा। जो भी कठिन काम होता था वो एमडी और वहाँ के जो जीएम वगैरह वो हमको देते थे, बताते थे और ईश्वरी कृपा से हम उन कामों को करने में सफल भी होते थे जी। तो इस तरीके से हमने देखा कि इसी क्षेत्र में जो है हमको काम करें तो लोगों का इसमें कल्याण होगा, क्योंकि इसमें शिक्षा से बड़ा कुछ नहीं है। जब तक आदमी को शिक्षा नहीं प्राप्त होगी तब तक उसको ज्ञान नहीं होगा, और जब ज्ञान नहीं है तो भक्ति नहीं होगी, और जब भक्ति नहीं होगी तो वैराग्य नहीं होगा। तो इसलिए उसका उद्देश्य पूरा नहीं होता। तो मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा दी जा सके। आपको ये जान के बड़ा ताज्जुब होगा कि 2003 के पहले यहाँ पे एमएनसी कभी कोई आती ही नहीं। पहली बार शंकराचार्य में आई 2003 में, और यहाँ से 3 ही बच्चों को सेलेक्ट करके SCL लेके गई और उसके बाद तांता लग गया। आज की तारीख में शंकराचार्य से ज़्यादा कहीं भी कैंपस इंटरव्यू नहीं होते। आज की तारीख में हमारे पास 722 बच्चों को इंजीनियरिंग में अलॉटमेंट किया गया है जी। इसी तरीके से मेडिकल के क्षेत्र में आपने सुना होगा कि हमने कोरोना काल में जो एक बहुत ही ऐसा समय आया जीवन में जो भगवान करे कभी नहीं आए, लेकिन वो हर 100 वर्ष में आता है हर जगह। आपने देखा होगा 1720 में आया, 1820 में आया, 1920 में आया, 2020 में आया। तो उस समय लोगों को बड़े ऐसा असम्मान रूप से विदा करना पड़ा
कि बाप ने अपने बेटे का मुंह नहीं देख पाया और बेटा बाप का मुंह नहीं देख पाया। उस समय भी हम लोगों ने बड़ा अलौकिक कार्य किया और पूरा अस्पताल हमने सरकार को दे दिया था और निःशुल्क करते थे और उसमें काफ़ी काम किया। इसी तरीके से आपने सुना होगा कि जो शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेजों में आज की तारीख में वो सबसे अच्छा कॉलेज माना जाता है, क्योंकि लोगों की रुझान है। और लास्ट ईयर जो हमारे यहाँ का एडमिशन का था वो 550 था, अभिषेक का कट ऑफ, और इसका शंकराचार्य का भी कट ऑफ 546 था। तो इससे हमारा मेरे को बहुत अच्छा लगता है जी। मैं जब हमारे यहाँ के विद्यार्थी लोग या हमारे यहाँ से पढ़े हुए लोग हमको कहीं मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे आपको या बता दूं उदाहरण के तौर पर कि जो ये गुरु खुशवंत जी जो जी कैबिनेट मंत्री हैं, जो कैबिनेट मंत्री हुए हैं, हाँ, वो हमारे शंकराचार्य से ही पढ़ के गए हुए हैं। अरे वाह, ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारा एक विद्यार्थी जो है आज मंत्री हुआ है जी। तो मुझे भी गर्व होता है कि मेरा विद्यार्थी ऊंचाई तक जाए जी। और हमारे यहाँ से एक अंकिता शर्मा पढ़ी हुई है जी, IPS हुई है जी, वो खैरागढ़ की SP है जी। यदा कदा हमारी उससे बात होती है हाँ। और वो IPS में मैं समझता हूँ कि भारतवर्ष में नंबर 1 की है। तो उस पर भी मेरे को बड़ा गर्व होता है कि ऐसे विद्यार्थी हमारे यहाँ से पढ़ के जाते हैं। मिश्रा जी, जैसे आज के समय संस्थान बड़े बड़े हो जाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं जो मॉरल वैल्यू की हम बात करें, नैतिकता की हम बात करते हैं, शंकराचार्य ने कहीं न कहीं उस मॉरल वैल्यू पर भी बड़ा काम किया है। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरी जो शुरुआती जो दौड़ थी भिलाई स्टील प्लांट में, वो मेरे आध्यात्मिक क्षेत्र से हुई है। मैं हमारा यहाँ एक हनुमान मंदिर है सेक्टर 2 में, श्री हनुमान मंदिर सनातन धर्म ट्रस्ट, उसका मैं मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ। पिछले 50 से 52 साल से मैं वहाँ पर हूँ और मैं इसको बहुत मानता हूँ। मैं ये भी मानता हूँ कि आज की लड़ाई 2 चीज़ की है, एक है रोटी कपड़ा मकान और दूसरा है करुणा प्रेम और भावना। तो हमारे यहाँ जो है ये देखा गया है कि आज के जो स्टूडेंट्स हैं वो टेक्नोलॉजी में तो बहुत आगे बढ़ गए, लेकिन इस चीज़ों में वो बहुत कमी है, मॉरल वैल्यूज में बहुत कमी है। और लोगों को ये उनका जो मॉरल वैल्यूज है या उसको हिंदी में क्या बोलते हैं मैं भूल गया, नैतिक ना जो उनकी नैतिक वो है वो कम हो जाती है। तो हमने देखा है, मैं सबसे पहले मंदिर बनाता हूँ और लोगों को धर्म के बारे में पहले समझाता हूँ। पहले बताता हूँ कि देखो जो हमारे 4 वेद हैं वो ज्ञान के भंडार हैं, उनसे हमारी श्रुति बनी, श्रुति से हमारा स्मृति बनी, उसके बाद पुराण बने, पुराण के बाद शास्त्र बने। तो इन चीज़ों का जो आध्यात्मिक स्पिरिचुअल जो ज्ञान है वो भी हम साथ साथ बच्चों को देते हैं। हम तो कई बार बच्चों को कहते हैं कि सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, अजय पितुमा तु बचन अनुरागी, कि तनय मात पितु तो सनिहारा, अदुर्लभ जननी सकल संसारा। और मुझे इस बात का बड़ा गर्व है कि हमारे यहाँ से निकले हुए विद्यार्थी पूरे आध्यात्मिकता से भरे होते हैं। और मैंने एक भी ऐसा कदाचित कोई बच्चा किसी भी क्षेत्र में नहीं पाया जिसको देखें कि वो नौकरी नहीं है और साथ में जिसको ये देखें कि उसने अपने माँ बाप के साथ कभी कोई अन्याय किया हो। तो मुझे नैतिक मूल्यों के प्रति हम काफ़ी सजग हैं और साथ साथ में मैं उनको बीच बीच में इसके लिए वो भी करता रहता हूँ, बढ़ावा भी देता हूँ। मिश्रा जी, एक साधारण परिवार में आपका जन्म हुआ, इंजीनियरिंग आपने रायपुर से करने के बाद नौकरी BSP में किए। लोग कहते हैं कि जब आदमी नौकरी करने लग जाता है तो बड़े व्यापार नहीं कर पाता या बड़ा ऐसा ग्रुप खड़ा नहीं कर पाता, लेकिन आपने एक अच्छा उदाहरण पेश किया जिसमें इतनी सारे संस्थानों के आप अध्यक्ष हैं, चांसलर हैं,
और चेयरमैन हैं इतने शंकराचार्य ग्रुप के, तो आपने ये ड्रीम देखा कैसे और कैसे पूरा किया? क्योंकि ये बड़ा काम होता है, बहुत पैसा लगता है, कैसे आपने इसको पूरा किया? देखिए, इसमें ऐसा है कि मैं कितना भी कहूँ कि मैं इसको व्यापार के रूप में नहीं लिया तो लोग विश्वास नहीं करेंगे। बिल्कुल। लेकिन सच्चाई ये है कि मैं इसको व्यापार के रूप में लिया ही नहीं। ये तो मैं अकेला ही चला था, चलता ही गया और एक कारवां बनता ही गया। मैं तो आपको बताया कि मैं शुरुआती 30 विद्यार्थियों के साथ चालू किया था। बीआईटी भी मैं जब चालू किया था तो उसमें भी लोग विरोध कर रहे थे, सरकारी कॉलेज वाले। तो हमने चलते गए। तो मैं समझता हूँ कि ईश्वरीय कृपा है, और यदि हमको इसको व्यापार के रूप में लेना होता तो मैं एक जगह ठहर जाता और ठहर के उसको व्यापार के रूप में करता। लेकिन इसको हम मतलब मानवीय सेवा समझते हैं, और मानवीय मूल्यों के प्रति मैं आज भी उतना ही सतर्क हूँ, उतना ही मेरी वो इच्छा और प्रेरणा वो है जी कि उन मूल्यों पर हम खरे उतरे और उन्हीं को बनाए रखें। शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज का आज देश में भी बड़ा नाम है, प्रदेश में भी बड़ा नाम है। क्या क्या नई चीज़ें आपने उसमें जोड़ा है और क्या नई चीज़ें उसको लेकर आप करना चाहते हैं? नहीं, देखिए, शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज में का जो है, इसमें इस समय हमारे पास सारी सुविधाएं हैं। 6 सब्जेक्ट में हमारे पास वो है, सुपर स्पेशलिटी है, कार्डियोलॉजी में है, न्यूरोलॉजी में है, यूरोलॉजी में है, नेफ्रोलॉजी में है, प्लास्टिक में है, इंडोस्कोपी में है। तो इस तरीके से हमारे पास सारे स्पेशलाइजेशन भी हैं और सारे स्टूडेंट जो हैं बहुत अच्छा नाम कमा रहे हैं। जो लोग डॉक्टर हो गए हैं, जो पहले बैच के लोग गए हैं, वो आज बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं और नाम कमा रहे हैं कि शंकराचार्य से। आपको ये जान के बड़ा आश्चर्य होगा जी कि हमको जो टेलीफोन आते हैं वो पूरे राष्ट्र से आते हैं। हमारे को फ़ोन आया था मेघालय से, कोहिमा से, गुवाहाटी से, इधर श्रीनगर, यहाँ के बहुत बच्चे पढ़ते हैं हमारे यहाँ, श्रीनगर जम्मू कश्मीर के, जी केरला से बच्चे आते हैं। तो तब मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि मतलब शंकराचार्य का नाम पूरे देश में है। और भी क्या क्या करना चाहते हैं? जैसे कि एक तो मेडिकल कॉलेज की बात आपने बताया, नर्सिंग कॉलेज और अन्य जो कॉलेजेस हैं, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज को आपने और बढ़ाया, 1 से चालू किया, 4 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। उसमें गुणवत्ता के लिए आपने क्या क्या काम किया? नहीं, गुणवत्ता देखिए, ऐसा है कि आप भी जानते हो कि आजकल इंजीनियरिंग कॉलेज में रुझान कम हुआ है। देश जो है एआई की ओर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। जी, देश क्या, पूरी दुनिया बढ़ रही है, और इसमें से कंप्यूटर का ज़माना है। और कंप्यूटर में भी पर्टिकुलरली एआई और एआईएमएल जो है, ये बहुत ही नए सब्जेक्ट्स हैं और इन पर काफ़ी लोग काम कर रहे हैं। पर मेरा कहना यह है कि कितना भी कर डालोगे, रोटी तो आप गूगल से नहीं निकाल पाओगे। बहुत अच्छी बात। रोटी तो आपको अपने हाथ से ही करनी पड़ेगी। तो एआई से एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज है। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो है जी, उसको कैसे, उसकी स्थापना आपने कैसे की और आगे का क्या लक्ष्य उसको लेकर? देखिए, हमारा ऐसा उद्देश्य था कि चूंकि हमारे साथ इतनी संस्थाएं जुड़ी हुई थी, तो सब लोग हमको ये प्रेरित करते थे कि ये तो आपका तो कायदे से यूनिवर्सिटी है, इसलिए हमने यूनिवर्सिटी की खोला है और उनमें हमारे सारे सब्जेक्ट हैं। और उसको हम बहुत आगे बढ़ाना चाहते हैं। और मैं उसको कोई वो बिजनेस टाइप का नहीं करते, क्योंकि आजकल जो लोग प्राइवेट, जो लोगों की धारणा प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बारे में है, मैं क्षमा के साथ कहना चाहूँगा कि मैं उससे भिन्न हूँ और हमारे उसमें भी नैतिक मूल्यों के आधार पर ही मैं चलना चाहता हूँ और उसको बहुत आगे बढ़ाना चाहता हूँ। जैसे जब कोई आदमी व्यापार करता है, कोई बिजनेस करता है, तो ये बोला जाता है कि भाई कहीं न कहीं आपको 19-20 तो करना पड़ेगा, एक कॉमन शब्द है जी। लेकिन जैसा आपने बताया, जो आपकी जर्नी है, जो जिस तरीके से कॉलेज और इस ग्रुप को लेकर आप चल रहे हैं, तो आपने 19-20 नहीं किया, 20 में ही रखा और एक निरंतरता बना के रखे आप। मैं 21 रखा। हाँ,
20वीं नहीं, मैं 21 रखा। और दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं 21 पे ही रहूंगा, 20 से आगे ही रहूंगा जी। और मैं कोई भी ऐसा काम नहीं होने दूंगा जो अनैतिक कार्य। जैसे बहुत सारे संस्थान हैं, श्री शंकराचार्य टेक्निकल कैंपस जुनवानी में जो है, स्कूल ऑफ फार्मेसी जुनवानी में है, श्री शंकराचार्य कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस जुनवानी में है, श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च जुनवानी में है, कमला देवी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च जुनवानी में है। ऐसे बहुत सारी संस्थाएं हैं, श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, अभिषेक आई मिश्रा मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, श्री शंकराचार्य महाविद्यालय जुनवानी, शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद कॉलेज ऑफ नर्सिंग जुनवानी, श्री शंकराचार्य विद्यालय हुडको, ऐसे करके विभिन्न प्रकार के जो संस्थान चल रहे हैं, इसका मैनेजमेंट प्रबंधन कैसे करते हैं आप? इसका प्रबंधन मैं बताया ना कि मैं प्रोफेशनल वर्किंग करता हूँ। तो हमारे यहाँ सभी जगह प्राचार्य हैं और सभी गुणवत्ता के आधार पर ही प्राचार्यों की नियुक्ति होती है। यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर है तो माननीय महामहिम गवर्नर के द्वारा होता है। तो सब उसको करते हैं और हम इसको पूरे को मॉनिटर करते हैं सब चीज़ों को। ये जो ग्रुप मैंने आपको नाम बताया, और भी मैं तो कुछ और भी हैं जिसमें शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी रायपुर, जगत गुरु शंकराचार्य कॉलेज ऑफ नर्सिंग रायपुर, से शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ रायपुर। तो भिलाई से जब रायपुर निकले और अन्य जगह निकले, तो किस तरीके से आपने सोचा कि इसको पूरे प्रदेश में ले जाया जाए, पूरे देश में इसका नाम हो? हाँ, मैं चाहता हूँ कि इसका नाम हो, कि सब जगह इसको फैलाया जाए। पर एक मैं इस पड़ाव पे आ गया हूँ कि मैं इसको अब ज़्यादा न फैलाते हुए चाहता हूँ कि इसको गुणवत्ता के आधार पर छोड़ूं, क्योंकि ये हम समाज के लिए है और समाज के लिए ही रहेगा। कल को तो याद रहेगा, खेतों से निकेत बनते हैं, फिर निकेत से बनते खेत। ये प्रासाद रहे न रहे, पर अमर हमारा हो साकेत। वाह वाह, ये बहुत अच्छी बात है। आपको बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं, चाहे छत्तीसगढ़ गौरव अवार्ड की बात करें, आयुष्मान भारत योजना के तहत भी अवार्ड आपको प्राप्त हुआ। कई अवार्ड, जैसे आयुष्मान भारत की तरफ से जो आरोग्य योजना है उसके तहत भी आपको अवार्ड प्राप्त हुआ। तो इंस्टीट्यूट को आपने किस तरीके से उस पर काम किया या टीम ने काम किया जिससे ये अवार्ड की पात्रता या यह अवार्ड आपको प्राप्त हुआ? तो मैं तो देखिए काम करता गया जी, और मैंने कभी ये सोचा नहीं कि अवार्ड है। अब लोगों की निगाह है और उनके निगाह में यदि शायद अच्छा निकला होगा इसलिए अवार्ड दिए, तो मैं उनका धन्यवाद ही ज्ञापित कर सकता हूँ। बाकी मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मेरा ये सामर्थ्य है या मैंने कोई बड़ा कमाल किया। मैं जो सारे कार्य को ईश्वर को ही सौंपता हूँ और मैं इसको ईश्वरीय कृपा ही मानता हूँ, क्योंकि मैं कर्म के साथ साथ भाग्य को भी मानता हूँ और भाग्य के साथ साथ ईश्वरीय कृपा सबसे बड़ी मैं मानता हूँ। जो 83 मैंने आपको पहले बोला कि उम्र 83 की बात कर रहा था, क्या ये केवल नंबर है किसी व्यक्ति के लिए? क्योंकि आदमी की ऊर्जा, हम क्या कई बार सोचते हैं कि अब इतने उम्र के हो गए, अब ये काम नहीं कर सकते या ये काम हमसे नहीं हो पाएगा। तो क्या ये जो आयु है केवल नंबर बस है कि कुछ इसका प्रभाव पड़ता है? नहीं, हमको तो अभी कोई प्रभाव पड़ा नहीं। हमको लगता नहीं कि मैं इतने वर्ष का हुआ। मेरे को तो लगता है कि अभी हमको बहुत काम करने से जी, बाकी तो ईश्वर ही करेगा। ड्रीम क्या रहा है आपका? आपका सपना क्या रहा है कि जब भिलाई आप आए, नौकरी कर रहे थे, तो एक सपना आपने देखा होगा कि मेरे को ये चीजें करनी है, आगे चल के भिलाई में ये करना है? मेरा ये सपना है कि मैं जो भी कुछ करूं वो नंबर 1 का ही हो। अच्छा। मैं नंबर 2 पे ठहरना नहीं चाहता। उसके लिए मैं बहुत कटिबद्ध हूँ और वही एक मेरा सपना है। और ये सपना है कि लोगों का फायदा हो। वो मेरा गुणगान करें या न करें उसकी मुझे कोई आकांक्षा नहीं जी जी, न कोई उसकी मेरी लालसा है। लेकिन ये आकांक्षा जरूर है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फायदा हो और लोग जो है लाभान्वित हों। जिस तरीके से बिजनेस के लिए रिस्क लेना बड़ा जरूरी होता है, जैसे आपने लोन की बात कही, तो जब तक कोई व्यक्ति रिस्क नहीं लेगा, जब तक कोई चीज के लिए प्लान नहीं करेगा, तो वो तो काम करना मुश्किल हो जाएगा या बड़ी चीजें करना मुश्किल हो जाएगा। तो रिस्क लाइफ में लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए और आगे भगवान पर छोड़ देना चाहिए। ईश्वर जरूर आपकी मदद करेगा, मेरा पूरा विश्वास। कई बार ये भी होता है कि व्यक्ति सोचता है कि हमारे पास आर्थिक रूप से हम उतने संपन्न नहीं हैं या आर्थिक रूप से उतना पैसा नहीं है, तो हम इतना बड़ा व्यापार कैसे करें?
तो व्यापार करने के लिए केवल पैसा ही चाहिए होता है कि एक जज्बा भी चाहिए होता है? नहीं, एक जज्बा चाहिए। जज्बा इसलिए चाहिए कि देखिए, कोई भी आदमी जो काम कर रहा है या बहुत बड़े आदमी हैं, कोई सोने की रोटी तो नहीं खा रहे जी, बल्कि उनको गेहूं की रोटी भी नहीं बच रही, उनको बाजरे की रोटी की जरूरत। तो इससे ज्यादा डिमांड तो किसी की है नहीं। तो इसलिए आदमी काहे के लिए परेशान है। और कोई आदमी किसी को नहीं ले जाता है, कोई आदमी किसी के साथ कभी जाता नहीं। जीव को अकेले अपने ही जाना पड़ेगा और उसका प्रारब्ध और उसका कर्तव्य है जो है उसी का लेखा जोखा होगा। तो मैं ये मानता हूँ, मैं बताऊंगा तो आपको बड़ा अफसोस लगेगा जी। कि मेरे पास कोई वो नहीं है, अकाउंट ही नहीं। अरे मैं कोई भी ये नहीं रखता हूँ, पर्स। अच्छा। हाँ, घर से 500-600 रुपये रोज लेके चलता हूँ मंदिरों में। इधर उधर पंडित जी लोग जब मिलते हैं, जब वो निकल जाता है तो फिर दूसरा लेके जाता हूँ बस। पर इस बात का भरोसा कौन करेगा कि इतने बड़े ग्रुप के चेयरमैन? भरोसा कोई नहीं कर रहा। मैं भरोसा दिलवाने की कोशिश भी नहीं करता हूँ, क्योंकि दिलवाऊंगा तो लोग सोचेंगे कि बेकार की बात कर रहे हैं। अरे कहाँ है, बोले मिश्रा जी को किस चीज की कमी। तो इसलिए इन चीजों पर मैं जाता भी नहीं, क्योंकि क्या करूं जब वो विश्वास ही नहीं करें। लेकिन जो सच्चाई है वो मैं आपको प्रकट कर रहा हूं। जी, बहुत अच्छा लगा मिश्रा जी, आपसे चर्चा करके बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ जानने को मिला। और ये भी जानने को मिला कि कोई व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से जागृत होकर भी सफल हो सकता है, धर्म के रास्ते पर भी चलते हुए हम बहुत अच्छे प्रोफेशनल व्यक्ति बन सकते हैं। ये सब आज की युवा पीढ़ी द बिजनेस लीडर के माध्यम से जानने का उन्हें अवसर मिलेगा, वो जान पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका हृदय से आभार मानता हूँ, आपके और आपके ग्रुप को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। The Business Leader with Sandeep Bakhil.